अब चैप्टर नंबर हम 7 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मेंस में भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, मेंस में भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। ये जो चैप्टर है ये 7 चैप्टर है, 7 नंबर, इसका मतलब धारा नंबर ये 94 से 110 तक है। ठीक है, क्योंकि 93 तक तो इससे पहला वाला चैप्टर था, तो इसका मतलब 94 से शुरू होगा अगला चैप्टर। अच्छा, चैप्टर नंबर का नाम 7 का नाम क्या है? नाम है प्रोसेसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। चीजें प्रस्तुत करने को, चीजें प्रस्तुत करने को, हाँ, चीजें प्रस्तुत करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं, करने के लिए आदेशिकाएं। मैंने कहा ठीक ठाक चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बीएनएस में बहुत ही कम चीजें ऐसी हैं, बहुत ही कम प्रोविजंस ऐसे हैं जो आपको छोड़ने होंगे। मोटा मोटा तो पढ़ लिया जाएगा, यानी अब देखो प्रोसीजर की जानकारी आपको होनी भी चाहिए, क्योंकि आपको जज बनना, मजिस्ट्रेट बनना है, तो जरूरी नहीं है एग्जाम निकालने के लिए पता हो, फिर आप जानकारी भी हो प्रोसीजर होता क्या है, ताकि आप काम बहुत अच्छे से कर सको। ठीक, और प्रोसीजर तभी समझ में आता है जब हम सब सारी चीजें पढ़ लेते हैं। भाई आपने, बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, आपने ये शब्द सुने ही होंगे, इन्वेस्टिगेशन सबने सुना है? माँ की कॉल क्यों आ रही है? 1 मिनट वेट कर लें भैया। चलो, ये आपने सब सुने ही होंगे। इन्वेस्टिगेशन नंबर 1, नंबर 2 इंक्वायरी, जिसे कहते हैं जांच हिंदी में, नंबर 3 ट्रायल, और कोई अदर प्रोसीडिंग्स भी हो सकती है, बहुत सारी प्रोसीडिंग्स होती हैं और इनसे अलग भी अदर प्रोसीडिंग्स। अब बेसिकली जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो पुलिस ऑफिसर ही करता है, कोई डाउट ही नहीं है। जांच मजिस्ट्रेट साहब करते हैं या कोर्ट करता है, और ट्रायल भी या तो मजिस्ट्रेट साहब करेंगे या कोर्ट करेगा। ठीक है, और अदर प्रोसीडिंग्स में कुछ और चीजें आती हैं, कुछ ऐसे भी मतलब अन्य कार्रवाई में कुछ पुलिस ऑफिसर द्वारा की गई कार्रवाई भी आती है, कुछ मजिस्ट्रेट द्वारा की गई कार्रवाई भी आती है। ये अदर प्रोसीडिंग्स तो ये बचने के लिए है ना, कोई विवाद खड़ा ना करे कि ये जांच नहीं है, ये ट्रायल नहीं है। ठीक है, ये तो बचने के लिए शब्द है कि भैया जब कोई आप जांच नहीं मान रहे उसे, या ट्रायल नहीं मान रहे आप, या इन्वेस्टिगेशन नहीं मान रहे, तो क्या मान लो फिर आप? अदर प्रोसीडिंग्स मान लो, दायरे में तो आओगे आप। अब भैया इनको पूरा करने के लिए, इनको पूरा करने के लिए, किसी इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के लिए, या किसी जांच को पूरा करने के लिए, या फिर किसी ट्रायल को पूरा करने के लिए कुछ तो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है नहीं होती? पर्सन्स की आवश्यकता होती है नहीं होती? व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, कोई डाउट ही नहीं है। भाई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो आप, पुलिस अधिकारी है, कुछ पूछेगा नहीं पूछेगा? जहाँ पे अपराध हुआ, अपराध स्थल पे बहुत सारे लोग खड़े होंगे, उनसे पूछेगा क्या हुआ भैया, उनको बुलाएगा टाइम टू टाइम। ठीक है, कुछ तो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, और भैया कुछ होती है वस्तुओं की आवश्यकता। जिस यहाँ पे जो ये चीजें शब्द है ना, थिंग्स, वस्तुओं की आवश्यकता, किनकी? थिंग्स की आवश्यकता होती है नहीं होती? कोई डाउट ही नहीं है। जिसे आपने अब इन व्यक्तियों को आवश्यकता के अनुसार, समय के अनुसार, स्पेसिफाइड प्लेस पर, स्पेसिफाइड समय पर कैसे बुलाया जाए। ठीक है, आसान तरीके से आ जाएं या फिर बाध्यकारी तरीके भी कुछ आपने देखे, तो आपने देख लिए चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 6 में देखे धारा नंबर कहां से कहां तक? 63 से 93 है नहीं? देख लिया आपने। उनको तो बुला लिया आपने किस किस तरीके से, पहले समन होगा, फिर वारंट होगा, फिर प्रोक्लामेशन होगा, फिर अटैचमेंट होगा, वो देख लिया, नो डाउट। अब भैया इन वस्तुओं को भी तो, वस्तुओं की तो आवश्यकता हो सकती है, बहुत सारे दस्तावेज हो सकते हैं जिनकी जांच करनी होगी कोर्ट को ड्यूरिंग ट्रायल, ड्यूरिंग इंक्वायरी। बहुत सारे दस्तावेज ऐसे हो सकते हैं जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस अधिकारी को देखने होंगे। चार्जशीट बना के भेजनी है उसको, चार्जशीट, तो बहुत सारे दस्तावेज भी देख सकता है वो। बहुत सारे ऑफेंस ऐसे भी था जो किसके अगेंस्ट है? दस्तावेजों के अगेंस्ट। फोर्जरी का नाम सुना है आपने? हाँ, दस्तावेज क्या काउंटरफीट, दस्तावेज के अगेंस्ट तो अपराध है वो, पूरा चैप्टर है। तो उन दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है नहीं हो सकती? हो सकती है।
अब इन दस्तावेजों को कैसे प्रोड्यूस कराया जाए, कैसे मंगाया जाए अपने पास, तो पावर तो होनी चाहिए ना जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसके पास, कोर्ट के पास, मजिस्ट्रेट साहब के पास, इनको प्रोड्यूस कराने की। अगर इनको प्रोड्यूस कराने की पावर नहीं है तो कौन अपना दस्तावेज ले जाकर देगा? मना कर देंगे, मेरे पास है ही नहीं। या तो लोग ये कहेंगे ना, कौन अपना टाइम जाया करेगा? ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है, कौन अपना टाइम जाया करेगा? तो भैया इन वस्तुओं को, इन थिंग्स को प्रोड्यूस कराने के लिए कुछ आदेशिकाएं हैं, कुछ प्रोसेसेस हैं जिनका इस चैप्टर में प्रावधान किया गया है। क्यों किया गया है प्रावधान? क्यों किया गया इस चैप्टर? इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है? इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है? ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग इंक्वायरी, ड्यूरिंग ट्रायल या ड्यूरिंग अदर प्रोसीडिंग्स में किसी दस्तावेज की जिसकी आवश्यकता है या अपेक्षित दस्तावेज को प्रस्तुत कराना या प्रोड्यूस कराना, यह है इसका उद्देश्य। हाँ, वो थोड़ा ज्यादा गंभीर मामला हो जाएगा है नहीं, मतलब थोड़ा अच्छा जिसको बहुत चीजें आती हो, मतलब है नहीं, लेकिन हमको लिखना है ऐसे इस तरीके से, तो इस तरीके से मतलब पढ़ेंगे, ऐसे भी कह सकते हो, वो भी एक तरीका है। डाउट? उद्देश्य यही है कि ये इन्वेस्टिगेशन है, ये जांच है, ये ट्रायल है, ये अदर प्रोसीडिंग्स है, ये कोई अन्वेषण है, कोई जांच है, कोई विचारण है या अन्य कार्यवाही है, उसमें किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, तो फिर उस डॉक्यूमेंट को अपने पास कैसे लाया जाए, उसके क्या क्या तरीके हैं। तो भैया पहला तरीका तो यही है, पहला तरीका तो यही है कि भैया समन्स जारी कर दो। क्या कर दो? समन्स जारी कर दो। अगर भैया ड्यूरिंग ट्रायल, ड्यूरिंग इंक्वायरी किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, ड्यूरिंग ट्रायल, ड्यूरिंग इंक्वायरी किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, तो भैया कोर्ट की या मजिस्ट्रेट साहब की ये पावर है। कोर्ट की किसकी पावर है? ये कोर्ट की पावर है कि क्या क्या जारी कर दें, वो समन्स जारी कर दें, समन जारी कर दें। अब भैया सपोज करो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आवश्यकता है, किनको? पुलिस ऑफिसर को। किसको आवश्यकता है? पुलिस ऑफिसर को आवश्यकता है, तो क्या जारी करें? वो रिटर्न ऑर्डर। याद रखना, समन जारी करने की पावर, समन जारी करने की पावर या वारंट जारी करने की पावर मजिस्ट्रेट साहब की है या कोर्ट की है। पुलिस ऑफिसर समन जारी नहीं कर सकता, पुलिस ऑफिसर समन जारी नहीं कर सकता, कंसेप्ट है ये। पुलिस ऑफिसर वारंट या समन जारी नहीं कर सकता, ठीक है, ये मजिस्ट्रेट साहब की पावर है। ये तो अगर आपको कोई वारंट जारी करना है या समन जारी करना है तो कौन? या तो कोर्ट जारी करेगा या फिर मजिस्ट्रेट साहब जारी करेंगे, पुलिस ऑफिसर नहीं। अगर पुलिस ऑफिसर को ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन किसी वस्तु की आवश्यकता है, किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, किसी चीज की आवश्यकता है, तो कैसे प्रोड्यूस कराएंगे उसको? रिटर्न ऑर्डर के माध्यम से कराएंगे, नो डाउट। लिखा हुआ है तो मैं नहीं कह रहा, ये तो लिखा हुआ उसमें एकदम स्पष्टता के साथ। और भैया समन तो आप तभी जारी करोगे ना जब आपको पता हो, जब आपको ये बहुत ही स्पष्टता के साथ पता है, जानकारी है कि ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है जिसकी आवश्यकता है, पर्टिकुलर थिंग है जिसकी आवश्यकता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग ट्रायल, ड्यूरिंग इंक्वायरी या ड्यूरिंग अदर प्रोसीडिंग्स, ये किसी व्यक्ति के कब्जे में है, आपको जानकारी है कि किसके कब्जे में है? इस व्यक्ति के कब्जे में है, बिल्कुल जानकारी है। तो भैया उस व्यक्ति, जिस व्यक्ति के पोजेशन में ये वस्तु है, उसके खिलाफ समन जारी कर दोगे आप, ये रिटर्न ऑर्डर जारी कर देगा पुलिस ऑफिसर, को डाउट? अब भैया प्रश्न ये है, एक प्रश्न तो ये है कि आपने समन जारी किया और उसने प्रोड्यूस ही नहीं किया, ऐसा भी तो सकता है ना, भाई समन जारी किया, मानी नहीं बात, डॉक्यूमेंट लाया ही नहीं, वस्तु प्रोड्यूस ही नहीं की, हो सकता है ना ऐसा? या फिर भैया आपको पता ही नहीं है किसके कब्जे में है, पता ही नहीं है, वस्तु का पता नहीं है किसके कब्जे में है, शंका है, ए के कब्जे में हो सकती है, बी के भी, सी के भी, डी के भी और ई के भी, कहां पर रखी है ये भी शंका है, बी के घर में हो सकती है, सी के घर में हो सकती है, डी के घर में हो सकती है, ये शंका है आपके मन में, ठीक है? तो फिर भी क्या कराओगे आप? कैसे ढूंढी जाए वस्तु? सर्च कराओगे आप, सर्च कराओगे ना। तो दूसरा तरीका क्या है भाई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कराने का? पहले तो जान ही लो, सर्च ही करा लो आप। क्या करा लो आप? सर्च। या देखो कंसेप्ट से पढ़ना एकदम बढ़िया, क्या करा लो आप? सर्च करा लो आप, ठीक है? और भैया सर्च भी दो प्रकार से होता है, याद रखना। सर्च होता है एक तो विद वारंट, विद वारंट, और भैया एक विदाउट वारंट। ये है, डॉक्यूमेंट को सर्च कर लो और क्या क्या जारी कर दो? सर्च वारंट जारी कर दो। फिर आप क्या करोगे? आप अगर समन से किसी ने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया, या फिर भैया ये पता ही नहीं है आपको, जानकारी नहीं है, ये जानकारी है ही नहीं आपके पास कि डॉक्यूमेंट किसके पास है, तो फिर तो सर्च कराओगे नहीं कराओगे आप? और सर्च कैसे कराओगे आप? सर्च वारंट से कराओगे। अगर भैया मामला ऐसा है कि इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, तो फिर विदाउट वारंट भी सर्च कर सकता है कुछ मामलों में पुलिस ऑफिसर, को डाउट? अगर आप सर्च कराओगे तो सर्च वारंट जारी करोगे ना, तो फिर सर्च वारंट के द्वारा प्रोड्यूस कराओगे डॉक्यूमेंट, ठीक है? और जब सर्च करोगे, जब आप उन्हें सर्च किया, कोई डॉक्यूमेंट सर्च कर लिया आपने, तो फिर उसको सीज भी करोगे नहीं करोगे?
बस सर्च करने के बाद सीज भी करोगे नहीं करोगे, तो सीज भी करने की प्रोसेस यहीं पे दी हुई है। उसको अपने कब्जे में लोगे नहीं लोगे, सीज करने का मतलब उस पर अपना अधिकार स्थापित करोगे नहीं करोगे। जब आप कोई वारंट कोई भी वस्तु या कोई भी दस्तावेज जब आप सर्च करोगे तो फिर जब आपको मिल जाता है तो फिर सीज भी करोगे आप, कोई डाउट नहीं है। सीज की प्रक्रिया भी यहीं पे दी हुई है। बस ये कंसेप्ट है। यदि किसी भी इंक्वायरी में, किसी भी ट्रायल में, किसी भी इन्वेस्टिगेशन में, किसी भी अदर प्रोसीडिंग्स में किसी डॉक्यूमेंट या अदर थिंग्स की आवश्यकता है और उसको आपको प्रोड्यूस कराना है, अपने समक्ष पेश कराना है, तो फिर भैया एक तरीका तो यह है, समन जारी कर दो आप। ठीक है, अगर आपको पता किसी व्यक्ति के कब्जे में है, समन तो तभी जारी करोगे ना किसी व्यक्ति के नाम जब आपको ये बहुत स्पष्टता के साथ, बहुत क्लियरिटी के साथ ये पता हो कि ये इसके कब्जे में है। आपको यही नहीं पता कि किसके कब्जे में है, तो फिर तो भैया सर्च वारंट जारी करोगे आप। को डाउट? तो दो ही तरीके हैं यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कराने के। नंबर एक क्या है? समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट या अदर थिंग्स। ठीक है, और भैया दूसरा तरीका क्या है? सर्च वारंट। और सर्च भी दो प्रकार से होता है, एक तो विद वारंट और एक विदाउट वारंट। और भैया ये जो सर्च वारंट करने के जो आधार है ना, सर्च वारंट करने की जो जो आधार हैं कितने, ध्यान से देखना। ये क्या है? विद वारंट है सर्च, तो ये सर्च वारंट हो गया ना सीधा। कोई डाउट भाई? सर्च विद वारंट इसका मतलब सर्च वारंट हो गया नहीं हो गया? ये कोई डाउट ही नहीं है। ये क्या विदाउट वारंट? तो यहाँ वारंट जारी नहीं हुआ। ठीक है, और भैया ये वारंट जारी करने के कुछ ना कुछ तो आधार होंगे ही ना। अनावश्यक तरीके से तो आधार मतलब ऐसी मनमानी तरीके से तो करेगा नहीं मजिस्ट्रेट साहब भी, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है? विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है। मजिस्ट्रेट साहब भी विधि के अनुसार ही चलेंगे। जिन आधारों पे, जिन परिस्थितियों में, जिन सर्कमस्टांसेस में, जिन केसेस में सर्च वारंट जारी करने की पावर दे दी गई है उन्हीं में करेगा। अब आपको ये देखना है कौन कौन सी वो सर्कमस्टांसेस है। यहाँ से आता है मेंस का क्वेश्चन। कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस हैं, कौन कौन से मामले हैं जिन, या कौन कौन से आधार हैं जिन आधारों पर, जिन सर्कमस्टांसेस पर, जिन परिस्थितियों में या जिन मामलों में कोई मजिस्ट्रेट सर्च वारंट इशू कर सकता है। कितनी परिस्थितियां हैं भैया? मुझे तो 6 ही मिली आज तक। कितनी? 6। देखना कितनी परिस्थितियां हैं? 6 परिस्थितियां हैं, 6 जिनमें कोई मजिस्ट्रेट साहब सर्च वारंट इशू कर सकते हैं। सर्च वारंट इशू कर सकते हैं। कितनी परिस्थितियां हैं? 6 हैं। जो भैया ये 6 परिस्थितियां, जिनमें से सेक्शन नंबर 96 में है 3 परिस्थितियां। तो कितनी? 3। और भैया एक परिस्थिति है 97 में, और एक परिस्थिति है 98 में, और एक परिस्थिति है सेक्शन नंबर 100 में। ये परिस्थितियां हैं। आपको बिल्कुल जोड़ करके, अगर आपको मेंस का भी साथ साथ पढ़ना है और बहुत शानदार कंसेप्ट पढ़ना है आपको, तो फिर आप इसी तरीके से पढ़ो। जब भी ये चैप्टर पढ़ो, इस जो सर्च है वो कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। एक तो सर्च वारंट से सर्च, और भैया दूसरा विदाउट वारंट सर्च। अगर सर्च वारंट आपको जारी करना है तो फिर उसकी 6 ही परिस्थितियां हैं। कितनी? 6। जो कहां पे दी हुई हैं? सेक्शन नंबर 96 में कितनी है? 3 परिस्थितियां हैं। और भैया सेक्शन नंबर 97 और 98 में एक परिस्थिति है, और एक परिस्थिति कहां पर है? 100 में। कितनी परिस्थिति हो गई? 6। अब आपको सेक्शन समझ करके ये 6 परिस्थिति 6 लाइन में नहीं, मुश्किल से 10 लाइन में लिख देनी है बस। कितने लाइन में? 10 लाइन में जोड़ करके लिख दिया आपने। 3 ही परिस्थिति लिख पाते हैं बच्चे, 3 ही, जो कहां पे दी हुई है? 96 में। कि सर्च वारंट इन ही परिस्थितियों में जारी होता है अगर किसी ने शानदार या तो कमेंट्री पढ़ी हो, या तो शानदार कमेंट्री पढ़ी हो केलकर जैसी, तब बता पाएगा बच्चा। और भैया इतनी मोटी ये जो बुक है ना, 1200 पेज की या 800-900 पेज की, पढ़ने की हिम्मत बच्चा करता नहीं है। मैं इसलिए कहता हूँ या तो आप इतने शानदार अध्येता बनो कि फिर आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत ही ना हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग की पावर बहुत शानदार हो, और आपकी अध्ययन की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा हो, जो 1200 पेज की 1400 पेज की बुक पढ़ सको। या फिर किसी ऐसे शानदार टीचर से पढ़ो जिसने कमेंट्री पढ़ी हो। मात्र बेरक्स है, ऐसी बात नहीं है, बेरक्स समझ में आ सकता है, लेकिन अच्छा मेंस नहीं लिखा जा सकता। कितनी परिस्थितियां हैं? 6। और भैया ये विदाउट वारंट भी तो सर्च हो रहा है। सर्च तो विदाउट वारंट भी हो रहा है। देखो जरा, ये तो विद वारंट था ना। हाँ, अब विदाउट वारंट भी तो हो रहा है ना। अब विदाउट वारंट जब सर्च हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो सेक्शन में पावर होगी ही ना। मैंने कहा रूल ऑफ लॉ है हमारे यहाँ, जो विधि के अनुसार पावर दे दी गई है वही उसी के अनुसार उस पावर का यूज कर सकते हो। लिखो जरा सेक्शन नंबर, क्या कह रहे हैं? विदाउट वारंट सर्च है ये सेक्शन नंबर 108, सेक्शन नंबर 108, सेक्शन नंबर 185 और सेक्शन नंबर 186 और सेक्शन नंबर 185। 185 यानी 186 और 185 और 108। तो पूछा आपको कि क्या विदाउट वारंट भी सर्च हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कहां पे है? कहां पे पावर दी है विदाउट वारंट सर्च करने की? सेक्शन नंबर 108 में, 185 में और 186 में। और भैया विद वारंट तो सर्च हो ही सकता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, वो तो सामान्य नियम है।
कि अगर सर्च वारंट जारी कर दिया है, लेकिन सर्च वारंट जारी करने की परिस्थितियां हैं, कितनी परिस्थितियां हैं? 6 हैं। जो सेक्शन नंबर कहाँ कहाँ पे दी गई हैं? 3 तो 96 में मिल जाएंगी आपको, और 2 तो मैं बता चुका हूँ आपको, 2 तो मैं बता चुका हूँ आपको। कौन कौन सी? समन इशू किया, पालन ही नहीं किया, फिर क्या होगा? सर्च वारंट होगा। या फिर ये समन तो तभी इशू होगा किसी के कब्जे में होगी, पता होगा आपको, पता ही नहीं है किसके कब्जे में है, तो क्या कराओगे आप? वारंट से सर्च ही तो कराओगे। अब यह तीसरी परिस्थिति क्या है कि ऐसा लग रहा है मजिस्ट्रेट साहब को कि अगर सर्च नहीं कराया गया वारंट से, तो भैया ट्रायल के लिए, इंक्वायरी के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, अदर प्रोसीडिंग्स के लिए सर्च कराना जरूरी है। 3 परिस्थितियां आपके सामने हो गई, याद होगी आपके, बहुत ही कंसेप्ट से मतलब पढ़ी जाएंगी चीजें तो एकदम आसानी से याद रहती हैं। पहले समन पढ़ लेते हैं यार, मैंने कहा ना समन भी, पहले तो समन या रिटर्न ऑर्डर जारी होगा ना। अगर पुलिस ऑफिसर को चाहिए कुछ वस्तु तो क्या क्या जारी करेगा? वो रिटर्न ऑर्डर। और मजिस्ट्रेट साहब कोर्ट को चाहिए तो क्या जारी करेगा? समन। और कहाँ जारी करेगा भैया? सेक्शन नंबर 94 में, सेक्शन नंबर 94 में। ये तो समन हो गया, ठीक है। आओ जरा पहले 94 ही पढ़ते हैं, यानी कंसेप्ट तो आपने पढ़ ही लिया, और भी पढ़ लेंगे साथ साथ, है नहीं? पहले तो मतलब इतना ही याद रखो आप, समन कब जारी होता है, ठीक है। अभी पढ़ेंगे 94 में, यानी और 95 2 सेक्शन पढ़ेंगे हम, और उसके बाद फिर ये परिस्थिति आपको याद रखनी है। मेंस का क्वेश्चन यहीं से आता है, या तो समन वाले से आएगा, नहीं सेक्शन नंबर 94 से आएगा, या फिर आएगा ये परिस्थितियां, यानी कभी कभी छोटा मोटा सीजर पूछ लेता है, सीज कैसे होती है प्रॉपर्टी, उसको पढ़ लेंगे, एक ही सेक्शन है, या फिर और छोटे मोटे सेक्शन है, उसके कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है परिस्थिति। 6 परिस्थिति पढ़ेंगे, सबको छोड़ेंगे, निश्चित रहो आप। धारा नंबर 94 क्या है ये? समन्स, समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग्स। ये इन्वेस्टिगेशन है, या तो क्या हो रहा है भैया? मामला है, क्या हो रहा है इसमें? इन्वेस्टिगेशन, या फिर क्या हो रही है? इंक्वायरी, या फिर क्या भैया? ट्रायल, या फिर क्या? अदर प्रोसीडिंग्स है। अब भैया ये कोर्ट है, और ये कौन है? ये ऑफिसर इंचार्ज ऑफ, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है। 2 व्यक्ति हैं ये। कौन है ये? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। और भैया ये जो 4 बातें हैं ना, या तो इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंक्वायरी के लिए, या ट्रायल के लिए, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन के लिए किसको? इनको। और भैया इन तीनों के लिए इनको, कोर्ट साहब को, कोर्ट को। किसकी आवश्यकता है? या तो किसी वस्तु की आवश्यकता है, या तो किसी थिंग्स की आवश्यकता है, या फिर भैया नंबर 2 किसी दस्तावेज की, किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। को डाउट? क्यों आवश्यकता है? इनके लिए आवश्यकता है, या तो इन्वेस्टिगेशन के लिए आवश्यकता है, इंक्वायरी के लिए आवश्यकता है, ट्रायल या अदर प्रोसीडिंग्स के लिए आवश्यकता है। और भैया इनको पता भी है, इनको जानकारी भी है, इनको जानकारी भी है कि ये जो वस्तु है ना, ये किसके कब्जे में है। किसके विश्वास करने का कारण है इनके पास, किसके कब्जे में है, ये विश्वास करते हैं। पता तो नहीं है कंफर्म, लेकिन विश्वास करने का कारण इनके पास है, रीजन टू बिलीव है कि इनके पास है ये। किनको पता है? या तो कोर्ट को, या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को। को डाउट? और भैया इन्हें लगता है कि भैया ये जो वस्तु है ना, ये जो वस्तु और ये मतलब दस्तावेज हैं, ये क्या है? इन तीनों के लिए, इन चारों के लिए, इंक्वायरी के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, ट्रायल के लिए, या अदर प्रोसीडिंग्स के लिए, एक तो नेसेसरी है, नेसेसरी, और क्या है साथ में? डिजायरेबल भी है। या तो आवश्यक है ये, या फिर क्या है? वांछनीय है। क्या है? वांछनीय। किनको लग रहा है ये? या तो कोर्ट को, या फिर भैया ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को लग रहा है ये वाली बात। तो फिर क्या करेंगे वो? और यही पता है, ये विश्वास करने का कारण है, ये उनके पास विश्वास है, उनके पास विश्वास है, या तो कोर्ट के पास, या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास। तो क्या करेंगे फिर ये कि भैया अगर कोर्ट है तो क्या करेंगे? ये समन इशू करेंगे। क्या करेंगे? समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग्स। और भैया पुलिस ऑफिसर है तो क्या जारी करेंगे? रिटर्न ऑर्डर, रिटर्न ऑर्डर। या तो खुद कर देंगे उपस्थित होकर के, या डॉक्यूमेंट ही भेज देंगे। को डाउट? देख लो जरा। आवश्यकता है, किनको आवश्यकता है? या तो कोर्ट को आवश्यकता है, या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को आवश्यकता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन,
या ड्यूरिंग ट्रायल इंक्वायरी या अदर प्रोसीडिंग्स कोर्ट को आवश्यकता है किसकी, या तो किसी वस्तु की या किसी डॉक्यूमेंट की। उनको लग रहा है कि ये इस इंक्वायरी, इस ट्रायल, इस इन्वेस्टिगेशन या इस अदर प्रोसीडिंग्स के लिए डिजायरेबल भी है और नेसेसरी भी है, और भैया ये रीजन टू बिलीव है ये कि वस्तु, ये डॉक्यूमेंट है किसके कब्जे में है, तो फिर क्या करेगा वो कोर्ट समन इशू करेगा और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन क्या जारी करेगा, रिटर्न ऑर्डर। क्या करने के लिए, ये डॉक्यूमेंट या वस्तु पेश करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। को डाउट? अब यही प्रश्न है ना, या तो खुद आ जाएगा साथ साथ लेकर के, खुद साथ साथ लेकर के आ जाएगा, या फिर भैया डॉक्यूमेंट ही भेज देगा, बाय पोस्ट भेज दो आप, किसी दूसरे बंदे को भेज दो आप। ऐसा तो है नहीं खुद ही आए वो। और भैया ये भी बात है कि जब उसने डॉक्यूमेंट भेज दिया और खुद उपस्थित नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट भेज दिया, तो फिर यह है कि उसने समन का या रिटर्न ऑर्डर का कंप्लायंस कर दिया, ये मान लिया जाएगा। डीम्ड कंप्लायंस है क्लॉज नंबर 2 में। क्या है? डीम्ड कंप्लायंस। और भैया सेक्शन नंबर देखो इसमें है ना, जैसे ये सेक्शन है, कौन सा सेक्शन है ये, धारा नंबर क्या है ये, 94 है ना। हाँ, कितने क्लॉज हैं? 3, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। इसमें क्या है? समन और रिटर्न ऑर्डर। क्या है इसमें? समन और भैया लिखित आदेश, रिटर्न ऑर्डर। को डाउट? और इसमें क्या है? डीम्ड कंप्लायंस कर लो, डीम्ड कंप्लायंस शॉर्ट में याद रख लेते हैं क्योंकि पूरा याद रखना मेंस में भी आता है, तो फिर याद रख लो शॉर्ट में। इसमें क्या है? रिटर्न ऑर्डर, समन और रिटर्न ऑर्डर। ठीक है, समन कौन जारी करेगा? कोर्ट। और रिटर्न ऑर्डर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, पुलिस अधिकारी। ठीक है, और ये क्या है भैया? ये तो एक्सेप्शन है, ये तो एक्सेप्शन है। किसके? सेक्शन नंबर 94 के एक्सेप्शन है ये। तीनों क्लॉज याद रहेंगे फिर आपको। डीम कंप्लायंस है कि अगर आपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करा दिया, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दिया, आप नहीं आए, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने समन का, रिटर्न ऑर्डर का कंप्लायंस कर दिया। कोई डाउट नहीं, उसे कहेंगे हम डीम्ड कंप्लायंस। ठीक, अब देखना यार, बताना कुछ क्वेश्चन। ठीक है, आप ये कभी कभी ऐसा पूछ लेता है, ये कैसे पूछ लेता है कि आधार बताओ समन टू प्रोड्यूस, समन टू प्रोड्यूस, या रिटर्न ऑर्डर सेक्शन नंबर 94 में समन इशू करने के आधार बताओ, या फिर भैया रिटर्न ऑर्डर इशू करने के आधार बताओ। क्या आधार है? फिर सीधा कहो कि भैया कोई इंक्वायरी है, कोई ट्रायल है, कोई इन्वेस्टिगेशन है, या कोई अदर प्रोसीडिंग्स है, उसमें कोई वस्तु, ठीक है, या तो आवश्यक है, या वांछनीय है, या तो डिजायरेबल है, या नेसेसरी है। और भैया उनको ये भी बताया किनको, कोर्ट साहब को, या तो कोर्ट को या पुलिस ऑफिसर को, कि भैया वो किसके कब्जे में है, ये विश्वास करने का कारण है। तो फिर क्या करेगा वो? समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग्स इशू कर देगा, बस। और भैया या तो खुद डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर देगा, इसे करा देगा। अब देखना बहुत ही, बीएसए किसने पढ़ा? बीएसए किसने पढ़ा है? पढ़ा ना बीएसए? ये ए नाम के व्यक्ति हैं, ए दिखाई दे रहा है ना। हाँ, ये ए नाम के व्यक्ति हैं, और भैया इनके खिलाफ 94 में एक समन इशू हुआ, इनके खिलाफ, इनके अगेंस्ट जारी हुआ कि इनको ये डॉक्यूमेंट है, ये प्रोड्यूस करना है। को डाउट? अब ये इस डॉक्यूमेंट को लेकर के आए कोर्ट। अब ये जैसे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करा, इन्होंने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, क्या इनको विटनेस भी मान लिया जाए? जो व्यक्ति डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने आया है, क्या उसकी विटनेस के रूप में परीक्षा हो सकती है? विटनेस भी मान लिया जाए उसको? एज ए विटनेस भी उसकी परीक्षा हो सकती है? एज ए विटनेस भी अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के खिलाफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के आपने समन इशू किया, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए आया वो व्यक्ति, क्या उसके एज ए विटनेस भी परीक्षा हो सकती है? लेकिन क्वेश्चन तो पूछे जा सकते हैं, कोई जनरल क्वेश्चन तो पूछोगे आप। जब व्यक्ति आएगा, डॉक्यूमेंट, हाँ ये डॉक्यूमेंट है, बिल्कुल डॉक्यूमेंट यही है, ठीक लिखा हुआ है सब, हाँ ठीक लिखा हुआ है, क्योंकि एज ए विटनेस किसी की परीक्षा होने के लिए प्रक्रिया होती है पूरी। अब किसी 4 क्वेश्चन पूछ लिया आपने, क्योंकि डॉक्यूमेंट लेकर के आया व्यक्ति, तो 4-5 क्वेश्चन पूछना, तो एक सामान्य क्वेश्चन पूछना आपका राइट बनता है, शक्ति बनती, अधिकार बनता है, और ये सामान्य बात भी है, पूछ लिया आपने। लेकिन एज ए विटनेस परीक्षा उसकी नहीं हो सकती, विटनेस नहीं है वो। अगर एज ए विटनेस बुलाना है आपको, तो अलग तरीके से परीक्षा करो फिर उसकी। अगर कोई व्यक्ति डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने आया तो विटनेस नहीं माना जाएगा। कहाँ लिखा हुआ है ये तो आपको पता है, बस ये बता दो मुझे। ये बात तो आपको कॉमन सेंस की बात थी, लेकिन ये बताओ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, लिखा हुआ कहाँ है ऐसा? बीएसए किसने पढ़ा है? मैं हिंट भी दे रहा हूँ आपको, बीएसए जिसने पढ़ा है ना, ठीक है, मतलब एक कॉमन सेंस की बात है, यहीं से जोड़ के उसका उद्देश्य इसी सेक्शन के साथ है, तो फिर आपको याद होना चाहिए, यानी सेक्शन नंबर 144। अभी वो अलग चीज है, अलग चीज है वो तो 300 बेसिकली 388 है वो, नहीं वो अलग चीज है, वो तो बिल्कुल ही अलग चीज है, वो अलग चीज है। नहीं क्या है ये, कहाँ पे है? सेक्शन नंबर 144 बीएसए। क्या ये जो वाली बात लिखी हुई कहाँ पे लिखी हुई है? बीएसए सेक्शन नंबर 144। देखना, पढ़ना जा करके, आज पढ़ना जा करके, और सेक्शन इसमें बेरक पे लिखो इसको, सेक्शन नंबर 94 के साथ ही इस सेक्शन को बेरक पे लिखो। को डाउट? अब भैया क्या हुआ, अब वहीं पर देखो, यानी दूसरी बात, ये कोर्ट साहब है, ये कोर्ट है,
इन्होंने एक समन इशू किया इनके खिलाफ, एक के खिलाफ, क्या करने के लिए? ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए। नहीं किया समन का कंप्लायंस। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर समन इशू किया, समन इशू किया क्या करने के लिए? कोई डॉक्यूमेंट या थिंग प्रोड्यूस करने के लिए, और व्यक्ति कंप्लायंस नहीं किया उसका, व्यक्ति ने नॉन कंप्लायंस, तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके, क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? ये तो होना चाहिए ना, क्योंकि बनोगे मजिस्ट्रेट तो जिस व्यक्ति ने समन का पालन नहीं किया उसके खिलाफ कार्रवाई भी तो करोगे आप, वैसे क्यों बैठ जाओगे आप? और जो कार्रवाई करनी नहीं जानता उसके समनों का पालन होता ही नहीं है। पता होता है वकील साहब बुलाएंगे अपने क्लाइंट को, वकील साहब भी तो बुलाएंगे, वकील साहब भगा रहे हैं उसे ज्यादातर मामलों में। अब वकील साहब को बताया कि ये जो मजिस्ट्रेट साहब है ना, अगर समन का कंप्लायंस नहीं होता तुरंत एक्शन लेते हैं, तो बुला लेंगे, आ जाओ भैया टाइम से। पहला क्या है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, अगर समन का कंप्लायंस नहीं हुआ तो सर्च वारंट इशू होगा, वो आधार बन जाएगा 96 में, कोई डाउट ही नहीं है। और भैया साथ में आपने 210 बीएनएस का ऑफेंस किया, लिखो वहीं पे सेक्शन नंबर 210 बीएनएस, इसी सेक्शन पे सेक्शन नंबर 94 पे लिखो सेक्शन नंबर 210, और आपको जाकर के देखना है, ठीक है भैया? 210 का ऑफेंस किया, और साथ में भैया आपके खिलाफ एक कार्रवाई और होगी, और बहुत शानदार कार्रवाई, हाँ, बीएनएसएस 388 की कार्रवाई होगी, और बहुत शानदार कार्रवाई होगी। आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो एफआईआर कराओ, कहां पर? 210 में बीएनएस सर्च वारंट इशू करो, और साथ में 388 की कार्रवाई करो। किसकी? 388 बीएनएसएस खोल लो जरा एक बार, पढ़ेंगे 388 को साथ ही पढ़ेंगे। 388। अब आपसे प्रश्न ये है राकेश जी कि जैसे आप मजिस्ट्रेट हो, कोर्ट में बैठे हुए हो आप, आपने किसी के खिलाफ सेक्शन नंबर 94 में समन इशू किया, समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग्स, और वो व्यक्ति ने उसका कंप्लायंस नहीं किया, आप क्या कार्रवाई करोगे? नॉन कंप्लायंस के क्या क्या परिणाम है? सेक्शन नंबर 94 का जो समन्स है उसके नॉन कंप्लायंस के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? नंबर 1, पहले तो उसके खिलाफ करो सर्च वारंट इशू। क्या सर्च वारंट इशू कहां पर? 96 के क्लॉज नंबर ए में, आधार बन जाता है वो, को डाउट। दूसरा, उस पर कराओ एफआईआर, एफआईआर होती है, कंप्लेंट होती है, जो भी होता हो, सेक्शन नंबर 210 ऑफ बीएनएस का अपराध कर दिया उसने, और भैया खुद कार्रवाई करो, सेक्शन नंबर 388 ऑफ बीएनएसएस, साथ पढ़ने हैं। देखो जब मेंस में आप लिखोगे, 2 लाइन की तो बात है, जोड़ करके लिख दो आप, एक बात आपकी एक्स्ट्रा रहेगी तो टीचर शायद 1 नंबर आपको दे ही देगा। और सामान्य बच्चों के मतलब चीजें याद नहीं होती। अरे ये तो ऐसे मैंने पूछ लिया 144, ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इंटरव्यू पूछा सकता है आपसे, जोड़ के पढ़ लो, याद रहेगा आपको, इंपोर्टेंट सेक्शन है वहाँ भी। 144 प्री में भी क्वेश्चन आता है कि अगर कोई व्यक्ति डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए आया है तो उसको विटनेस नहीं माना जाएगा, उसकी विटनेस के रूप में परीक्षा नहीं हो सकती। अगर विटनेस के रूप में परीक्षा करनी है तो अलग से कार्रवाई करो फिर उस पर, ऐसा नहीं डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बुलाया, वो व्यक्ति आया और आपने उसको विटनेस मान लिया, नहीं। सेक्शन नंबर 144 ऑफ बीएसए कहता है इस बात को। और नॉन कंप्लायंस के भैया आपने परिणाम देख ही लिए, कॉन्सिक्वेंसेस, सर्च वारंट इशू करो, 210 में कार्रवाई, एफआईआर कराओ बीएनएस, और भैया 388 ऑफ बीएनएसएस की कार्रवाई करो। आओ जरा सेक्शन नंबर, पहले हम 94 को ही पढ़ते हैं, क्या है देखो जरा। कह रहा कि whenever any court or any officer in charge of police station, देख लें दोनों की पावर है, considers that the production of any document, electronic communication including communications devices which is likely to contain digital evidence or other things is necessary or desirable, necessary और desirable अंडरलाइन करो। क्यों नेसेसरी और क्यों डिजायरेबल है? फॉर द पर्पसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग्स अंडर दिस संहिता बाय और बिफोर सच कोर्ट और ऑफिसर। कौन ऑफिसर? कौन से ऑफिसर हैं ये? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ठीक है। और ऑफिसर सच कोर्ट में इशू समन्स और सच ऑफिसर में बाय ए रिटर्न ऑर्डर। आया नहीं आई बात? अंतर हो गया नहीं हो गया? राकेश जी, रिटर्न ऑर्डर का उसका लिखा हुआ है इसमें एकदम स्पष्ट। रिटर्न ऑर्डर कौन जारी करेगा? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। और समन्स कौन जारी करेगा? कोर्ट। आइदर इन फिजिकल फॉर्म और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, दोनों फॉर्म में जारी कर सकता है। ये तो अब नया प्रोविजन है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का, आपके पास सुविधा दे दी गई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो मीन्स हैं इतने डेवलप हो गए कि अब हम आसानी से उनसे काम कर सकते हैं। रिक्वायर द पर्सन इन हुज पोजेशन और पावर सच डॉक्यूमेंट और थिंग इज बिलीव्ड टू बी टू अटेंड एंड प्रोड्यूस इट और टू प्रोड्यूस इट, या तो साथ आए और प्रोड्यूस कर दे, या फिर भैया प्रोड्यूस करा दे। एट टाइम एंड प्लेस स्टेटेड इन दी समन्स और ऑर्डर, उस समय और स्थान पर जो भैया किस में प्रेस्क्राइब है, समन में या रिटर्न ऑर्डर में। ऑर्डर कैसा होगा? ये रिटर्न ऑर्डर होगा, रिटर्न, ऐसा नहीं। पुलिस ऑफिसर को अगर बुलाना है किसी को, कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कराना है, कोई थिंग प्रोड्यूस करानी है, कोई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्रोड्यूस कराना है, तो फिर रिटर्न ऑर्डर जारी करना पड़ेगा। नो डाउट। अब देखो यार,
मैंने क्या दूसरा क्लॉज क्या बताया था आपको? डीम्ड कंप्लायंस। किसका कंप्लायंस? समन का और उसका। कह रहा कि यदि कोई व्यक्ति जिससे इस धारा के अधीन दस्तावेज या अन्य चीज प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है उसे प्रस्तुत करने के लिए स्वयं उपस्थित होने के बजाय उस दस्तावेज या चीज को प्रस्तुत करवा दे, यह समझा जाएगा कि उसने उस अपेक्षा का अनुपालन कर दिया है। डीम्ड कंप्लायंस है ये। डाउट? अब ये है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन भी याद हूं आपके अच्छे से। कौन कौन से एक्सेप्शन है? एक तो सेक्शन नंबर 129 और सेक्शन नंबर 130। कौन कौन से एक्सेप्शन है? क्या पढ़ रहे हैं हम? धारा नंबर 94 पढ़ रहे हैं हम। नंबर 1, क्लॉज नंबर 2 और क्लॉज नंबर 3। 3 क्लॉज हैं इस सेक्शन में। कितने खंड हैं? 3 खंड हैं। और पहला खंड क्या है? समन्स और साथ में रिटर्न ऑर्डर है। ये तो कोई डाउट? ये तो आपने पढ़ ही लिया, कोई डाउट ही नहीं है। और ये क्या है भैया? डीम्ड कंप्लायंस है ये। कोई डाउट? डीम्ड कंप्लायंस है ये। और ये क्या है भैया? ये तो एक्सेप्शन है। और किसके एक्सेप्शन है ये? किसके एक्सेप्शन है ये? सेक्शन नंबर 94 के एक्सेप्शन है। 94 ही पढ़ रहे हैं। अपवाद हैं ये। और कौन कौन से अपवाद हैं भैया? एक तो भैया 129 और 130। सेक्शन नंबर किसके हैं ये? ऑफ बीएसए। को डाउट? और एक तो भैया एक्ट है इसमें। कौन सा एक्ट है देखो जरा? बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891। 1891 का एक्ट है ये। 1891 का नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। इससे अगला सेक्शन इसका ही है, ये जो एक्सेप्शन है। क्योंकि इसके संबंध में ये जो बात है, कोई क्या है, कोई देख लो जरा क्या है? कोई डॉक्यूमेंट है? क्या है? कोई डॉक्यूमेंट है? कोई पोस्ट कार्ड है? पोस्ट कार्ड है। और क्या है? कोई लेटर है या फिर कोई पार्सल है या और अदर कोई थिंग है? देख लो, ये भी थिंग ही है, अदर थिंग है। डॉक्यूमेंट भी है, पोस्ट कार्ड भी है, लेटर भी है, पार्सल भी है या कोई अदर थिंग है। लेकिन भैया किसके कब्जे में है ये? किसकी अथॉरिटी में है ये? किसकी अथॉरिटी में, किसके कब्जे में है ये? पोस्टल अथॉरिटी। पोस्टल अथॉरिटी के कब्जे में है ये। पोस्टल अथॉरिटी है ये। क्या है ये? पोस्टल अथॉरिटी के कब्जे में है ये। इनके डाक प्राधिकारी, क्या कहेंगे इसको हिंदी में? डाक प्राधिकारी के कब्जे में है ये। राकेश जी क्या क्या है कब्जे में डाक प्राधिकारी के? क्या है? कोई डॉक्यूमेंट है, कोई पार्सल है, कोई अदर थिंग है, ठीक है, या कोई पोस्ट कार्ड है। किसके कब्जे में है? और डाक प्राधिकारी, पोस्टल अथॉरिटी के कब्जे में है। तो फिर भैया उसके खिलाफ, इस डाक प्राधिकारी के खिलाफ आप सेक्शन नंबर 94 का समन या रिटर्न ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। एक्सेप्शन है ये, एक्सेप्शन है, नहीं कर सकते। राकेश जी करवा देंगे, राकेश जी मजिस्ट्रेट बन गए ना। कोई बात नहीं, राकेश जी को बनने दो, शानदार मजिस्ट्रेट बनेंगे। मैंने कहा रिएक्शन थोड़ा लेट आता है राकेश जी का, लेकिन आता बहुत शानदार है। जो आदमी सोच कर बोलता है ना, वो शानदार बोलता है, विश्लेषण करके बोलता है ना व्यक्ति। देखो यार, किनके कब्जे में है ये? पोस्टल अथॉरिटी के कब्जे में है। तो फिर उसके खिलाफ भैया, इस पोस्टल अथॉरिटी के खिलाफ आप सेक्शन नंबर 94 का समन्स या रिटर्न ऑर्डर जारी नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है? ये एक्सेप्शन है। और ये भी दोनों एक्सेप्शन है, पूछा जाता है ना एक्सेप्शन। तो भैया अब सपोज करो इनकी जरूरत भी तो पड़ सकती है ना, कॉमन सेंस की बात है। बस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ सकती है, इस पोस्ट कार्ड की जरूरत पड़ सकती है, इस लेटर की जरूरत पड़ सकती है, या फिर भैया ये पार्सल है या अदर थिंग है और किसी कब्जे में है पोस्टल अथॉरिटी के, इनकी जरूरत पड़ सकती है नहीं पड़ सकती? किसके लिए? इंक्वायरी के लिए, ट्रायल के लिए, अदर प्रोसीडिंग्स के लिए या इन्वेस्टिगेशन के लिए। पड़ सकती है नहीं पड़ सकती जरूरत? तो कैसे प्रोड्यूस कराओगे इनको? कैसे प्रोड्यूस कराओगे? 95 में जाना पड़ेगा फिर आपको प्रोड्यूस कराने के लिए। धारा नंबर 95 में इनकी पूरी प्रक्रिया है। सेक्शन नंबर 95, सेक्शन नंबर 95 में पूरी प्रक्रिया है। और भैया इस सेक्शन नंबर 95 में किनकी पावर है? 95 में 2 क्लॉज होंगे। देखो यार सेक्शन नंबर 95 कितने क्लॉज होंगे? नंबर 1 और नंबर 2। बड़े लोगों की पावर है, बड़े, छोटे मोटे लोगों की पावर नहीं है। अब पोस्टल अथॉरिटी के कब्जे में है, बहुत विश्वास के साथ जाता है पोस्ट ऑफिस आदमी, और विश्वसनीय डॉक्यूमेंट होते हैं उसके पास सारे के सारे। ऐसे नहीं तो समझदार आदमी की पावर दो फिर आप। कौन करा सकता है फिर जो है? किनकी पावर है इसमें देख लो जरा। पहले डीएम साहब को क्यों लिख रहे हैं? पहले हम हाईकोर्ट को लिखेंगे, अपने आदमी को लिखो ना, वैसे भी बड़ा ये। ठीक है, ठीक है, ये हाई कोर्ट साहब हैं, ये कोर्ट है, कोर्ट ऑफ सेशन। और ये कौन है? सीजीएम साहब। और ये कौन है? डीएम साहब। ये है, इनकी पावर है। फिर क्या कहेंगे ये देख लो यार, ऐसी नहीं क्या कहेंगे देखो यार, इनकी पावर है ये, क्या बना देंगे ये? एक रिक्विजिशन। क्या? रिक्विजिशन।
रिक्विजिशन का मतलब होता है रिटर्न सा डॉक्यूमेंट, मतलब उसमें ऑथराइज करते हैं। रिक्विजिशन का मतलब है जिस ऑर्डर से आपने किसी को ऑथराइज किया है। क्या बना देंगे, हिंदी में कहेंगे अध्यपेक्षा। क्या कहेंगे, अध्यपेक्षा। याद रखना हिंदी वाले भी यानी शब्द ठीक यूज करने हैं। अध्यपेक्षा क्या बनाएंगे, एक अध्यपेक्षा बना देंगे। कौन बनाएंगे, या तो ये या ये या ये या ये, एक रिटर्न में ऑथराइज कर देंगे किसी व्यक्ति को। और इस अध्यपेक्षा के माध्यम से इस पोस्टल अथॉरिटी को आदेश देंगे कि जिस व्यक्ति का किसका, जिस व्यक्ति का इस अध्यपेक्षा में नाम लिखा हुआ है उस व्यक्ति को आप ये चीज उसके हवाले कर दो, उसको दे दो। को डाउट, ये जो ना ये हाई कोर्ट साहब, कोर्ट ऑफ सेशन साहब, सीजीएम साहब या डीएम साहब इस रिक्विजिशन के माध्यम से किसी व्यक्ति को ऑथराइज करेंगे और इनको आदेश देंगे कि भैया इस व्यक्ति को ये वाली चीजें प्रोड्यूस कर दो। को डाउट, पहली बात। अब दूसरी बात, मैंने कहा ना 2 क्लॉज हैं, 2 क्लॉज। अब भैया डीएम से अलग भी तो कुछ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, नहीं होते? सीजीएम साहब से अलग भी तो कुछ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, नहीं होते? को डाउट, या कप्तान साहब भी होते हैं जिले में, नहीं होते? क्या कहते हैं उनको, कप्तान, या कह दो फिर आप डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी साहब, डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, कप्तान कहते हैं, नंबर 1। या फिर भैया अदर मजिस्ट्रेट, अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कौन अदर, किन से, सीजीएम से अलग, जेएम फर्स्ट, जेएम सेकंड। या फिर भैया अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, उनको भी तो जरूरत हो सकती है इनकी। हाँ, पुलिस कमिश्नर भी है, कमिश्नर साहब भी हैं, कौन है इसमें, कमिश्नर साहब भी हैं। चलो खोल के पढ़ाता हूँ थोड़ा, नहीं ये ले लो, यहाँ पर ले लो। नाइन्टी 5 है, नहीं, सेक्शन नंबर 95 क्लॉज नंबर 2। मैंने कहा कौन हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, कप्तान साहब नंबर 1, नंबर 2 जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट किन से अलग, कौन से वाले, ये सीजीएम से अलग वाले, क्योंकि सीजीएम साहब तो ऊपर वाले में आ गए ना। ये नंबर 3 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। को डाउट, कौन से वाले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएम से अलग वाले, डीएम से नीचे वाले, क्योंकि डीएम साहब तो इसमें आ गए ना आरती। को डाउट, और भैया या फिर नंबर 4 कौन, कमिश्नर साहब। कौन हो गए, कमिश्नर, कमिश्नर ऑफ पुलिस। ये हो गए 4 व्यक्ति। अब मैंने कहा ना कि जो कोई पार्सल था, कोई डॉक्यूमेंट था, कोई अदर थिंग थी, कोई पोस्ट कार्ड था, या फिर कोई लेटर था, किसके कब्जे में था, वो पोस्टल अथॉरिटी के कब्जे में था। किसके कब्जे में, पोस्टल अथॉरिटी। तो भैया इनको आवश्यकता हुई, यदि हाई कोर्ट को, कोर्ट ऑफ सेशन को, सीजीएम साहब को या डीएम साहब को, तो इन्होंने रिक्विजिशन बनाया और ऑथराइज कर दिया इस व्यक्ति को कि, और पोस्टल अथॉरिटी का दे दिया आदेश कि उस व्यक्ति को दे दो। कोई डाउट ही नहीं है। तो भैया इनको भी तो आवश्यकता हो सकती है नहीं हो सकती, उस पोस्ट कार्ड की, उस डॉक्यूमेंट की जो किसके कब्जे में है, पोस्टल अथॉरिटी कब्जे में है। इनको भी आवश्यकता हो सकती है नहीं हो सकती, काम तो ये भी करते हैं बहुत सारे। क्या करेंगे फिर ये पता है, एक आदेश बनाएंगे। क्या करेंगे, ये चारों किसके लिए, पोस्टल अथॉरिटी के लिए, पोस्टल अथॉरिटी के लिए, अथॉरिटी के लिए। क्या आदेश होगा पोस्टल अथॉरिटी को कि भैया इन जो वस्तुएं हैं आपके पास उनको तब तक डिटेन रखो। कब तक डिटेन रखो उन वस्तुओं को, जब तक ये चीज, ये सारे के सारे किनसे, या तो हाई कोर्ट से, या कोर्ट ऑफ सेशन से, या सीजीएम साहब से, या डीएम साहब से परमिशन नहीं ले लेते। किस बात की, कि इनको पेश करा दो हमारे समक्ष। इनके समक्ष तब पेश होंगे जब ये इनसे परमिशन ले लेंगे। बस इतना कर सकते हैं, पोस्टल अथॉरिटी को इतना आदेश दे सकते हैं ये कि तब तक डिटेन रखो जब तक हम इनसे परमिशन ना ले लें। अब पढ़ेंगे समझ में आएगा नहीं। और देखो यार क्या लिखा हुआ है, थोड़ा हार्ड सा सेक्शन है, क्वेश्चन आता है यहाँ से, ऐसे ही पढ़ना है आपको। कई बच्चे ये कह सकते हैं इनकी पावर है प्रोड्यूस कराने की, इनकी नहीं है भैया, पावर तो इनकी चारों की इनकी है, पावर तो इनकी है ही। भाई इतना कर सकते हैं, पोस्टल अथॉरिटी को ये जो व्यक्ति हैं ये इतना आदेश दे सकते हैं पोस्टल अथॉरिटी को, कितना कि डिटेन रख लो तब तक। देखो क्या लिखा हुआ पहला, इफ एनी डॉक्यूमेंट पार्सल और थिंग इन द कस्टडी ऑफ पोस्टल अथॉरिटी, किसी कस्टडी में, पोस्टल अथॉरिटी की कस्टडी में, इन द ओपिनियन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट, वांटेड फॉर द पर्पज ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन, पर्पज तो वही है, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग्स अंडर दिस संहिता, सच मजिस्ट्रेट और कोर्ट में रिक्वायर द पोस्टल अथॉरिटी टू डिलीवर द डॉक्यूमेंट, में रिक्वायर, रिक्विजिशन है ये, ठीक है, the postal authority to deliver the document, parcel or thing to such person as the magistrate or court direct। लिखा हुआ ना मजिस्ट्रेट और कोर्ट, मजिस्ट्रेट का मतलब इसमें क्या है, डीएम साहब, और कोर्ट का मतलब, मजिस्ट्रेट साहब का मतलब क्या है, या तो डीएम साहब या फिर सीजीएम साहब, और कोर्ट का मतलब क्या है, या तो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन।
किस व्यक्ति को प्रोड्यूस कर दो, जिसको ये कह रहे हैं उसको प्रोड्यूस कर दो। को डाउट? चले आगे अगले वाले में देखो जरा, कह रहा कि हिंदी में आओ नहीं, यदि किसी अन्य मजिस्ट्रेट डीएम से और सीजीएम से अलग वाले मजिस्ट्रेट, देखो यार, चाहे वह कार्यपालक या न्यायिक या किसी पुलिस आयुक्त या जिला पुलिस अधीक्षक की राय में ऐसी कोई दस्तावेज, पार्सल या चीज ऐसे किसी प्रयोजन के लिए चाहिए तो वह यथास्थिति डाक प्राधिकारी से अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी दस्तावेज, पार्सल या चीज के लिए तलाशी कराए और उसे उपधारा 1 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायालय के आदेशों के मिलने तक निरुद्ध रखे। ठीक है, ये आदेश के लिए भी चले जाएंगे कि आप आदेश कर दो, ये चारों कहां चले जाएंगे, इनके पास आदेश के लिए चले जाएंगे, है नहीं, और इसे क्या कहेंगे, तब तक रिटेन रखो जब तक आदेश नहीं मिल जाता। बस सामान्य अधिकारी तो ये भी नहीं है, ये भी बड़े अधिकारी है ना, इन्हें जरूरत भी है यार, ये तो काम कर रहे हैं, कानून के पालन में काम कर रहे हैं, कानून के एग्जीक्यूशन के लिए काम कर रहे हैं, तो इतना तो आदेश दे सकते हैं, तब तक रिटेन रखो जब तक कि हम आदेश ना करा लें इनसे। अगर इनको लगेगा ये चारों आदेश के लिए जाएंगे इनके पास, इनको लगेगा कि जरूर ये तो जबरदस्ती मांग रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है, तो आदेश ही ना करने के, समझदार व्यक्ति हैं, तो हाई कोर्ट है, कोर्ट ऑफ सेशन है। कोर्ट ऑफ सेशन में छोटा मोटा आदमी बैठा होता है क्या, कम से कम 30 साल के एक्सपीरियंस वाला आदमी बैठा हुआ होता है कोर्ट ऑफ सेशन में। सीजीएम साहब को भी 10-15 साल का 10 साल का अनुभव तो होता ही है कम से कम। ठीक है, और डीएम साहब भी को डायरेक्ट नहीं बनता, कम से कम 8-7-9 साल, तो ये परमिशन को मना कर देंगे, ऐसे लिखा हुआ है नहीं। दोनों क्लोज आपको तोड़ करके पढ़ने हैं, बहुत शानदार प्री में क्वेश्चन आता है, मेंस में कोई मतलब बनता नहीं है, कभी कभी मेंस में अभी आ गया तो फिर आपको ऐसे लिख देना है, दोनों में पता है आपको क्या दिक्कत है, फिर कंसेप्ट से पढ़ो भाई। एक्सेप्शन है नहीं है, सेक्शन नंबर 94 का एक्सेप्शन है नहीं है, ये डाक वाली बात है नहीं। अब ये जब ये बहुत सारी वस्तुएं हैं पोस्टल अथॉरिटी के पास हैं, लेकिन प्रोड्यूस की तो आवश्यकता पड़ सकती है, नहीं पड़ सकती, 95 में प्रक्रिया फिर वो। आओ जरा, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, जनरली ये कहता है कोर्ट, लेकिन यार जब आपके पास कोर्ट ऑफ सेशन बराबर में है नहीं तो हम इसे कर लेते। हाँ कैसे, तो वो तो प्रोड्यूस ही करा लेगा ना, फर्स्ट वाले क्लॉज में हाई कोर्ट था, हाई कोर्ट रिक्वेस्ट क्यों करेगा, हाई कोर्ट तो लाओ भैया, हाई कोर्ट तो आदेश देगा, फर्स्ट वाले में नहीं आ गया। हाँ तो मतलब अपेक्षा का मतलब रिटर्न ऑर्डर ही होगा लगभग, वो ऑथराइज कर देगा रिक्विजिशन। अभी आएगा ना रिक्विजिशन शब्द दोबारा, देखो 94 में पढ़ोगे ना जब, पहला आधार वही है। अब देखो यार, अब क्या आ गए हम, सर्च पे आ गए, यानी किस पे आ गए, सर्च। और मैंने कहा सर्च 2 प्रकार से होता है, विद वारंट, विदाउट वारंट, आपको बताया, तो फिर क्या हो गया, हम तो वारंट से कर रहे हैं, तो सर्च वारंट नहीं हो गया, ये सर्च वारंट हो गया। कहाँ पे है इसका प्रावधान, सर्च वारंट की परिस्थितियां कितनी हैं, कितनी परिस्थितियों में जारी हो सकता है सर्च वारंट, 6 परिस्थितियों में, यानी कितनी परिस्थितियों में, 6 में। और भैया जो मेन सेक्शन है इसका कौन सा है, वो 96 है, कितनी परिस्थितियां इसमें, 3 है। अभी एक परिस्थिति कहाँ पर है, 97 में है, और एक परिस्थिति कहाँ पर है, 98 में है, और एक परिस्थिति कहाँ है, 100 में है। हैबियस कॉर्पस वाला है, ये 97 पढ़ोगे सीआरपीसी का आपने, हैबियस कॉर्पस जैसा है लगभग ये, हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है, कौन जारी करता है रिट, या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, क्या और भी कोई कोर्ट रिट जारी कर सकता है, 5 रिट। क्या ये कर सकते हैं, वैसा तो है नहीं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन भैया पार्लियामेंट की ये पावर है पढ़ना, 32 क्लॉज 3 जा करके, 32 क्लॉज 3 जाकर के पढ़ना, पार्लियामेंट की ये पावर है कि वो विधि बना करके इन दोनों सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, अन्य किसी न्यायालय को भी रिट जारी करने के लिए अपने जुरिडिक्शन में ऑथराइज कर सकती है। ठीक है, हाँ पार्लियामेंट की पावर है, लेकिन वो हाँ विधि बना करके ऑथराइज करेगी, कर दो किसी को भी कर दो आप, उसमें लिखा हुआ किसी भी कोर्ट को अपने जुरिडिक्शन में, जो उस कोर्ट का जुरिडिक्शन है उसमें रिट इशू करने की पावर दे सकती है, लेकिन पार्लियामेंट की पावर है नहीं वो। ठीक, लेकिन थोड़ा हार्ड है वो तो कोई, लेकिन 32 आर्टिकल 32 सबको पता होता है, पूरा पढ़ो ना उसे, 4 क्लॉज था उसमें, नंबर 1 नंबर 2, पहले में सुप्रीम कोर्ट की पावर है, दूसरे कोर्ट में रिट है, ठीक है, और दूसरे क्लॉज में रिट है, और तीसरे में क्या है, पार्लियामेंट की पावर है, और फोर्थ में क्या है कि वो राइट सस्पेंड नहीं होता, बस एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में सस्पेंड होता है, जनरली सस्पेंड नहीं हो सकता, बस यही तो है। क्या है ये, 6 परिस्थितियां हैं, और ये कौन सी है, 3 है। सर्च वारंट की किन किन मामलों में, किन किन परिस्थितियों में ये जारी हो सकता है, कैसा है, देखो 96 का ए ऐसा लिखा होगा, क्लॉज 1 का ए बी एन ए बी करके, ये ना ए बी और सी, 1 का ए बी और सी, 93 का क्लॉज नंबर 1 है ना, ये हाँ 2 क्लॉज होंगे इसमें, 3 है ना, हाँ, और तीसरा जो क्लॉज है ना इसका तीसरा क्लॉज, उसमें सीजीएम साहब और डीएम साहब की पावर है, और वो भी क्या है, पोस्टल अथॉरिटी वाला ही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर जगह क्वेश्चन आता है, लगभग हर जगह, किसी पोस्टल अथॉरिटी के खिलाफ अगर सर्च वारंट इशू करना है ना, अगर पोस्टल अथॉरिटी के खिलाफ सर्च वारंट इशू करना है, तो छोटे मोटे आदमी की पावर नहीं है, बड़े आदमी की पावर है। चलो आओ, है नहीं,
पहले आधार देख लेते हैं, यानी नंबर 1 आधार, 3 आधार किसमें दिए हुए हैं, 3 सर्कमस्टांस किसमें दी हुई हैं, 96 में। ये कौन सी है भैया, ये तो सीधा लिखा हुआ है कि 94 में जो समन इशू हुआ, समन, और भैया 95 में जो रिक्विजिशन आई, क्या, रिक्विजिशन आ गया ना, आगे शब्द आ गया ना इसमें, रिक्विजिशन, उसका पालन नहीं किया आपने। ये जो समन किसके खिलाफ जारी हुआ था, इनके खिलाफ क्या करने के लिए, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए। और ये रिक्विजिशन किसके खिलाफ जारी हुई थी 95 में, पोस्टल अथॉरिटी के खिलाफ। किसके, पोस्टल अथॉरिटी, ठीक है, पालन नहीं किया इन्होंने, फिर क्या होगा इनके खिलाफ, सर्च वारंट। मैंने कहा ना क्या परिणाम होगा नॉन कंप्लायंस का, सर्च वारंट इशू होगा, आधार बन जाएगा तुरंत। नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 94 और 95 इज इक्वल टू ग्राउंड्स ऑफ सर्च वारंट। बहुत कॉमन सेंस की बात है, कटाक से लिख दोगे आप। अब ये कोई ना इसकी जो लैंग्वेज में भरी लिखी है इसको लिखो, बस सीधा ये लिखो कि अगर 94 में समन जारी हुआ या फिर 95 की जो रिक्विजिशन है उसका अनुपालन नहीं किया, कंप्लायंस नहीं किया, क्या बन गया वो, आधार बन गया सर्च वारंट का, बस। अब ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात थी कि सर्च समन कब जारी करोगे आप, समन कब जारी करोगे, जब आपको ये पता होगा, ये आपकी जानकारी में होगा कि वस्तु किसके पास है, तभी तो समन जारी करोगे। पता ही नहीं है, समन में किसका नाम लिख के भेजोगे आप। अगर ये नहीं पता आपको वस्तु किसके पास है तो फिर कैसे पता करोगे कि वस्तु किसके पास है। ये है देखो यार, ये डॉक्यूमेंट है, क्या है ये, डॉक्यूमेंट है ये एक, यानी ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। कोर्ट को ये शंका है, पता ही नहीं है किनके कब्जे में है, इनके कब्जे में हो सकती है, इनके भी, इनके भी, इनके भी, इनके भी। तो पहले तो कोर्ट सर्च ही कराएगा, समन तो इशू कराएगा नहीं, क्या कहेगा, पहले सर्च कर लो। अगर ये नहीं पता कोर्ट को कि किसके कब्जे में है कोई डॉक्यूमेंट है वस्तु, तो क्या है वो, ग्राउंड है किसका, सर्च वारंट जारी करने का। दूसरा वाला देखो जरा, दूसरे वाले में देखो, पहले तो पहले ग्राउंड ही पढ़ते हैं। देखो यार, कह रहा है कि किसी न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिसको धारा 94 के अधीन समन आदेश या समन कौमा आदेश या 95 की धारा 1 के अधीन अपेक्षा संबोधित की गई है या की जाती है, ऐसे समन या अपेक्षा द्वारा यथा अपेक्षित दस्तावेज चीज प्रस्तुत नहीं करेगा या हो सकता है प्रस्तुत न करे। डाउट। दूसरी बात, ऐसे दस्तावेज या चीज के बारे में न्यायालय को ज्ञात ही नहीं है किसके कब्जे में है। जब ज्ञात ही नहीं है तो सर्च वारंट तो इशू करेगा, सर्च करके तो पता करेगा। बिल्कुल एकदम शानदार लिखा हुआ है। दूसरा देखो, अब यह न्यायालय को ये लगता है कि अगर सर्च वारंट इशू नहीं किया तो भैया ये जांच है ना, जो इंक्वायरी है, जो इंक्वायरी है, जो इंक्वायरी है या ट्रायल है, देखो इन्वेस्टिगेशन नहीं आया होगा इसमें। क्यों नहीं आया इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि सर्च वारंट इशू जारी करने की पावर किसकी है, कोर्ट की है, और कोर्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है। नहीं, रिटर्न ऑर्डर की बात आई है इसमें, नहीं आई ना, पुलिस ऑफिसर की कोई पावर नहीं है इसमें, तो कोर्ट की पावर है। क्या लिखा हुआ देखो थर्ड में, द कोर्ट कंसीडर्स where the court considers that the purpose of any inquiry, trial or other proceedings under this संहिता will be served by a general search or inspection। न्यायालय यह समझता है कि इस संहिता के अधीन किसी जांच या विचारणा या अन्य कार्रवाई के प्रयोजनों की पूर्ति साधारण तलाशी या निरीक्षण से ही होगी, वरना पूर्ति होगी नहीं। बहुत जरूरी है, जनरल सर्च कराना बहुत जरूरी है। अगर सर्च या इंस्पेक्शन नहीं कराया गया तो इंक्वायरी या ट्रायल या अदर प्रोसीडिंग्स पूरी होगी नहीं, इसलिए करा रहा है। फिर तीनों परिस्थितियां आपके समझ में आई, को डाउट आ गई ना आरती, तीनों परिस्थिति। बस दो तो बहुत आसान सी है, तीसरी याद करनी है, नहीं एकदम कंसेप्ट से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम। दूसरा देखो यार क्या लिखा हुआ है 96 है नहीं, दूसरा क्लॉज देखो क्या लिखा हुआ है, द कोर्ट में if it thinks fit specify in the warrant the particular place or part thereof to which only the search or inspection shall extend and the person charged with the execution of such warrant shall then search or inspect only the place or part of। कितना आसान सी बात है, वो उसमें लिख देगा जो कोर्ट जारी करेगा सर्च वारंट कि भैया इसी स्थान पे जा सकते हो आप। ऐसा नहीं कि आपको इसी घर में ऑथराइज किया हुआ इसी घर में तलाशी ले सकते हो, इससे अलग नहीं, उससे अलग नहीं लोगे। फिर आप लिख देना चाहिए यार, ये विशेष ध्यान रखना चाहिए इस बात का, कम से कम कुछ जब वारंट किसको डायरेक्ट होता है, जनरली पुलिस ऑफिसर को, पुलिस को लिमिट कर दो ना। और वारंट के जो प्रावधान है ना, जो प्रावधान है वो यहाँ भी लागू होते हैं। आओ जरा सेक्शन नंबर 103 पे, 103 पे नहीं 102 पे, सेक्शन नंबर 102, सेक्शन नंबर 102 ध्यान से देखो, पढ़ करके, पढ़ पानी दो यानी पढ़ करके देखो। थैंक यू। क्या लिखा हुआ है, अब यह भी तो है कि जो सर्च वारंट है उसका एग्जीक्यूशन ज्यूरिडिक्शन में भी हो सकता है और आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन में भी। तो ये पढ़ के आए हो ना सेक्शन नंबर, जो पीछे वारंट के सेक्शन थे चैप्टर नंबर 6 में, आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन में जो एग्जीक्यूशन हो रहा है वो यहाँ भी लागू होते हैं। तो सर्च वारंट का एग्जीक्यूशन आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन भी हो सकता है, को डाउट।
देखो लिखे हुए हैं, नहीं लिखे हुए इसमें सेक्शन नंबर 80 और 81 लिखा हुआ नहीं है? आराम से लिखा हुआ है एकदम। देखो सेक्शन नंबर 32वीं, 72वीं, 74वीं, 76वीं। 74 में क्या है? वारंट किसको डायरेक्ट होंगे? ये तो 74 में। और क्षेत्र में क्या है? क्षेत्र में क्या है बताओ जरा। क्षेत्र में यह है कि भैया जैसे किसी पुलिस ऑफिसर के नाम वारंट जारी किया तो वो एंडोर्स कर देगा दूसरे को। ये वाली बात है ना, यहाँ भी लागू हो रहा नहीं हो रहा? देख लेना। अभी इससे मैं जो बात पढ़ा रहा हूँ ना कि जो सर्च वारंट है इसका एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिडिक्शन भी हो सकता है। अभी एक सेक्शन आएगा इससे मिलता जुलता, याद करना पड़ेगा आपको। यहीं पर देखो जरा एक बार, है नहीं अभी परिस्थिति बाद में पढ़ेंगे। कितनी परिस्थिति होगी हमारी? 3। अभी सेक्शन नंबर 102 पढ़ लिया आपने। सेक्शन नंबर 102 पढ़ लिया आपने कि भैया जो वारंट के ये वाले प्रावधान हैं, जो सेक्शन नंबर कहाँ पर है 72, 74, 76, 79, 80 और 81 के प्रावधान, वो जो वारंट कहाँ पे, तलाशी वारंट कहाँ पे जारी हुए हैं? 96, 97, 98 और 100 में सारे तलाशी वारंट को लागू हो रहे हैं, ना कि 96 वाले को ही। देख लो। अब मैं गलत तो नहीं पढ़ा रहा कि सर्च वारंट इनमें भी जारी हो सकते हैं, इनमें भी? गलत तो नहीं पढ़ा रहा ना? कहाँ से ऑथराइज होगी मेरी बात? हाँ, सर्टिफाई हो गई। देख लो, गलत तो नहीं पढ़ा रहा। वैसे पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन गलती हो जाती है नहीं। अगर एक आध गलती बहुत सारे लोग, मैं बताता हूँ, जैसे ऐसा होता है बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे करते हैं, सब नहीं करते। जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है आपको, यानी कोई आदमी पढ़ा रहा है, मशीन तो पढ़ा ही रही है नहीं। तो जब आदमी आपको 100 बातें पढ़ाएगा, ठीक है, 100 शानदार बातें पढ़ाई आपको, बहुत शानदार बातें, और एक गलत पढ़ा दी उसमें, या एक गलत बता दी, तो वो ये नहीं कहेगा कि 99 सही बताई थी, वो ये कहेगा एक गलत बताई थी। और जो आदमी कहता है ना एक गलत बताई थी, उसका कभी जिंदगी में भला नहीं होता, क्योंकि 99 याद नहीं रखता वो, उस एक गलत को याद रखता है, और वो गलत काम आएगी नहीं एग्जाम में। वो गलत तो वैसे भी काम नहीं आएगी एग्जाम में, ठीक है। तो अगर किसी गलती दो चार हो भी रही है तो मतलब उससे कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत कॉमन सेंस की बात है। मैं आपसे इसलिए कहता हूँ बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, एग्जाम से बार बार गलती कर लो। गलती होना एकदम लाजमी है, बिल्कुल होंगी गलती। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बगैर गलती करे सीख जाता है, और जिसने एग्जाम से बाहर कर ली वो सफल हो जाते हैं, जो एग्जाम में करते हैं वो असफल हो जाते हैं। टेस्ट देने का यही लाभ है, वरना कोई मतलब नहीं है कि मैं आपके लिए मतलब पहले मेहनत करें हम, ठीक है, पहले क्वेश्चन भी बनाए, फिर उनकी पीडीएफ भी बनाए, फिर वहाँ जाकर निकलवा में भी, फिर यहाँ आकर सुबह 8 बजे खोले इसे, नहीं वरना संडे के दिन आराम भी कर सकता हूँ मैं तो। भाई संडे के दिन नॉर्मली आराम ही तो करते हैं लोग। क्या है हमारा टारगेट? तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, हमें क्या लाभ होगा? कुछ नहीं भाई, होगा कि बच्चे थे हो गए सेलेक्ट, कभी कहीं मिले तो नमस्ते कर ली, तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि यार भाई सेलेक्ट होकर नमस्ते करने वाला लगता, क्या दिक्कत, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है फिर। ये तो वरना क्या है फिर भाई, पैसे कमाओगे अपने घर वालों के लिए कमाओगे। अच्छी लाइफ जोगे, गाड़ी में घूमोगे, आप घूमोगे, हमें क्या मिल रहा है? ठीक है, आओ जरा। मैंने कहा कि जो सर्च वारंट है, अब ये ए नाम के, देखो ये ए नाम के व्यक्ति हैं, ए, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट है, इनके खिलाफ समन जारी हुआ, इन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया, या फिर भी ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है और ये कोर्ट है। कौन है ये? कोर्ट है। कहाँ का कोर्ट है ये? मेरठ कोर्ट है। पुट आउट। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये डॉक्यूमेंट या तो इनके कब्जे में प्रोड्यूस नहीं किया, ये कहाँ के व्यक्ति हैं? हापुड़ के व्यक्ति हैं। कहाँ के? हापुड़। ये डॉक्यूमेंट हापुड़ में है, हापुड़ में सर्च करानी है इनको। कहाँ के कोर्ट है ये? मेरठ कोर्ट है, आउटसाइड जुरिडिक्शन। डॉक्यूमेंट है या और कोई वस्तु है, कोई सामान है, कोई संपत्ति है, ठीक है। अभी इन्होंने सर्च कराया, और सर्च किसने करा? जो इन्होंने वहां पे भेजा सर्च वारंट, तो वहां के किसी पुलिस ऑफिसर ने किया। 80-81 वाली बात आ रही है जैसे। अभी बहुत सारी चीजें मिली वहां पे, बहुत सारी चीजें मिली सर्च में, बहुत सारी वस्तुएं मिली, मिलेंगी नहीं मिलेंगी वस्तुएं सर्च में? तो भैया एक तो यह है कि जिसने सर्च वारंट एग्जीक्यूट किया वो सारी की सारी वस्तुओं की लिस्ट बनावे, और उन वस्तुओं सहित, उन लिस्ट के सहित इनके सामने पेश कर दे। एक तरीका तो ये है, नो डाउट। अब यह एक तरीका ये भी है कि हापुड़ में भी तो कोर्ट होंगे, नहीं होंगे, है नहीं? और हापुड़ के कोर्ट की दूरी यहाँ पे सर्च हुआ है इससे कम है मेरठ कोर्ट से, तो फिर भैया उसकी लिस्ट बना करके उन वस्तुओं को कहाँ पेश कर दे? हापुड़ कोर्ट में पेश कर दे, यही पावर है उसकी। ठीक है, आओ जरा सेक्शन नंबर 104 पे आओ। हालांकि याद करने की जरूरत नहीं है कि कंसेप्ट है, दिमाग में रख लो, क्या दिक्कत है? आता नहीं है क्वेश्चन यहाँ से, लेकिन कंसेप्ट तो है, कंसेप्ट तो दिमाग में रहेगा, जोड़ के तो पढ़ रहे हैं चीजें। क्या लिखा हुआ देखो जरा, क्या लिखा है कि when in the execution of search warrant at any place beyond the local jurisdiction of the court, beyond the local jurisdiction of the court, जब तलाशी वारंट को किसी ऐसे स्थान में निष्पादित करने में जो उस न्यायालय की जिसने उसे जारी किया है स्थानीय अधिकारिता से परे है, बाहर है, यानी उन चीजों में से जिनके लिए तलाशी ली गई है कोई चीजें पाई जाएं, तब वे चीजें इसमें इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन तैयार की गई उनकी सूची सहित उस न्यायालय के समक्ष जिसने वारंट जारी किया था तुरंत ले जाई जाएंगी।
पहली वाली बात आई, डाउट। किंतु यदि वह स्थान ऐसे न्यायालय की अपेक्षा उस मजिस्ट्रेट के अधिक समीप है जो वहां अधिकारिता रखता है, तो सूची और चीजें उस मजिस्ट्रेट के समक्ष तुरंत ले जाई जाएंगी, और जब तक कि प्रतिकूल अच्छा कारण न हो वह मजिस्ट्रेट उन्हें ऐसे न्यायालय के पास ले जाने के लिए प्राधिकृत करने का आदेश देगा। मजिस्ट्रेट साहब इसको भेज देंगे कोर्ट को, इसने जारी किया था, बस ठीक बात है ना। भाई वस्तुएं मिली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वस्तुएं भी हो सकती हैं, जिसने वारंट एग्जीक्यूट किया है उस पर इतना विश्वास कर नहीं सकते। बहुत सारी सोने की वस्तु भी तो हो सकती है, बहुत सारा हीरा भी हो सकता है, जवाहरात भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो ऐसे आदमी के पास तुरंत भेज दो उसकी सूची और वस्तुओं को जो थोड़ा विश्वसनीय हो। मजिस्ट्रेट साहब हैं, थोड़े सीनियर आदमी है, विश्वसनीय होते हैं। अब वारंट कौन डायरेक्ट, किसको डायरेक्ट किया आपने? प्राइवेट पर्सन को भी डायरेक्ट हो सकता है वारंट, आपने देखा। पुलिस ऑफिसर भी इतने विश्वसनीय नहीं माने जाते जनरली, तो घपला कर सकते हैं। ठीक बात है ना। आओ जरा, 3 परिस्थितियां आपने पढ़ ली, कोई डाउट ही नहीं है। अब यह सेक्शन नंबर 96 के क्लॉज नंबर 3 पे आओ। यहाँ से प्री का क्वेश्चन आता है, नहीं कहाँ क्या आता है, यहाँ से प्री का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ देखो जरा। अगर किसी पोस्टल अथॉरिटी के अगेंस्ट आपको सर्च वारंट इशू करना है, किसके? पोस्टल अथॉरिटी, डाक प्राधिकारी, तो फिर क्या करो, कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? या तो डीएम साहब या फिर सीजेएम साहब, 2 की पावर है, तीसरे किसी की नहीं है, याद रख लेना। पोस्टल अथॉरिटी के खिलाफ अगर आप लोगों को वारंट जारी करना है, सर्च वारंट जारी करना है, तो कौन करेगा? या तो डीएम साहब या फिर सीजेएम साहब। कोई डाउट? चौथा आधार किसमें है? सेक्शन नंबर 97 में है, और भैया सेक्शन नंबर 98 में है, और सेक्शन नंबर 100 में है नहीं? किस पाओ पहले? 100 पे आओ, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखो मेंस में क्वेश्चन आता है, सर्क्यूमस्टांसिस, कौन कौन सी सर्क्यूमस्टांसिस है, कौन कौन से आधार हैं जिन पे सर्च वारंट इशू हो सकता है? कितने हैं? 6 हैं। सेक्शन आपके याद हो ही गए, बहुत शॉर्ट में करके लिखना होता है। अब जैसे जब ये लिखो ना आप कि सर्च वारंट के आधार बताओ या सर्कमस्टांसेस बताओ, तो सेक्शन नंबर 96 के 3 क्लॉज लिखने होते हैं, ए बी और सी वाले। ऐसा नहीं कि उसका क्लॉज नंबर 2 भी लिख रहे हो और 3 भी लिख रहे हो, कोई मतलब नहीं है नहीं। अगर 96 भी लिखो ना तो बस 2 लाइन लिखो मुश्किल से, 97 भी ठीक है, 98 में भी 2 लाइन निकाल लो बस, वही आधार वाली, और फिर 100 में भी 2 लाइन। ऐसा नहीं पूरे 100 को लिखने बैठ रहे, कैसे लिख दोगे आप? आधार पूछ रहा है, पूरा सेक्शन को पूछ रहा है आपसे, आधार क्या बताऊंगा, देखो मैं 100 पे आओ। पहली बात, 100 में किन की पावर है? डीएम साहब, एसडीएम साहब और जेएम फर्स्ट साहब। भैया ये रीजन टू बिलीव है इन तीनों को, इन तीनों को रीजन टू बिलीव है कि कोई व्यक्ति आप क्या क्या हुआ है? डिटेन किया हुआ है। क्या क्या हुआ है? डिटेन किया हुआ है, कन्फाइनमेंट किया हुआ है किसी व्यक्ति का। कन्फाइनमेंट कैसा है? रॉन्गफुल है, ठीक है। तो क्या करेगा वो? तलाशी वारंट जारी कर देगा कि उस व्यक्ति को ढूंढ लो। क्या है देखो जरा, 100 में देखो जरा, पहले तो इस पे लिख लो हैबियस कॉर्पस की रिट, है नहीं? क्या लिखा हुआ देखो, इफ एनी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हैज रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन इज कन्फाइंड अंडर सच सर्कमस्टांसेस दैट द कन्फाइनमेंट अमाउंट टू एन ऑफेंस। ऐसा कन्फाइन क्या हुआ है कि कन्फाइनमेंट क्या होगा? वो ऑफेंस होगा। ही में इशू ए सर्च वारंट, ही में इशू ए सर्च वारंट, हो रहा नहीं हो रहा सर्च वारंट इशू, एंड द पर्सन टू whom such warrant is directed may search for the person so confined, and such search shall be made in accordance therewith, and the person if found shall be immediately taken before a magistrate who shall make such order as in circumstances of case seems proper। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? किसकी पावर है? डीएम साहब की, जेएम फर्स्ट साहब की और एसडीएम साहब की। आपको लग रहा है कि आपके जुरिडिक्शन में कोई ऐसा व्यक्ति डिटेन किया हुआ है कि फिर क्या होगा? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का अपराध बनेगा। इन परिस्थितियों में आपने किसी को डिटेन किया हुआ तो क्या कर देगा? फिर वो सर्च वारंट इशू कर देगा, और जैसे ही जिस व्यक्ति को सर्च वारंट डायरेक्ट होगा वो उसको सर्च कर लेगा, कहाँ लाएगा? तुरंत मजिस्ट्रेट के समक्ष लाएगा। बस यही तो लिखा हुआ है। अब आओ जरा सेक्शन नंबर 98 पे आओ, सेक्शन नंबर 98 पे आओ, धारा नंबर 98 पे। ये है स्टेट गवर्नमेंट। कौन है ये? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को लगा कि या तो कोई ये पुस्तक है, क्या है? कोई ये पुस्तक है, नंबर 1, नंबर 2, या कोई न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र है। क्या है? समाचार पत्र। समाचार पत्र। या नंबर 3 क्या है? कोई दस्तावेज है, कोई डॉक्यूमेंट है। और भी ये 3 बातें हैं ना, स्टेट गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि अगर ये पब्लिश कर दी गई, अगर ये पब्लिश कर दी गई, अगर इनका पब्लिकेशन किया गया, अगर इनका पब्लिकेशन किया गया किसी पुस्तक का, किसी समाचार पत्र का या किसी डॉक्यूमेंट का, तो क्या होगा? सेक्शन नंबर
152, 196, 197, 294, 295, 294, 295 या 299 का अपराध होगा। स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा है ये, स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा है ये कि अगर ये कोई पुस्तक है, ये कोई समाचार पत्र है या फिर कोई क्या है, दस्तावेज है, अगर इसका पब्लिकेशन हो गया तो क्या होगा, फिर इन धाराओं का ऑफेंस बनेगा। ये धारा किसकी है? ये बीएनएस की धारा है, ये ध्यान रखना। किसकी धारा है? ये बीएनएस की धाराएं हैं। ये कोई डाउट? किसको लग रहा है? ये स्टेट गवर्नमेंट साहब को, स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा है कि अगर इनका प्रकाशन हो गया तो फिर क्या होगा, अपराध होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? एक आदेश कर देगी, किसका? फोरफीट करने का, इनको जब्त करने का। क्या करने का? जब्त। इनको फोरफीट कर लो, इनको जब्त कर लो। कोई डाउट है? अब जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, ये आदेश किया, किसका? फोरफीचर का। तो अब जो मजिस्ट्रेट साहब है ना, मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? इनको सर्च कराने के लिए। अब फोरफीट कैसे होगा? ऐसे क्यों हो जाएगा? अब फोरफीट तो पहले सर्च ही तो होगा। अगर आपको किसी को जब्ती करनी है, जब्ती का आदेश किसने किया? स्टेट गवर्नमेंट ने। अब जब्ती कब करोगे? जब आपके सामने आएंगी चीजें, तो सर्च करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? तो फिर भी मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? कम से कम सब इंस्पेक्टर कम से कम सब इंस्पेक्टर देख लो यार, सब इंस्पेक्टर को ऑथराइज कर देंगे। क्या जारी करेंगे? ये सर्च वारंट जारी कर देंगे, सर्च वारंट जारी कर देंगे। और वारंट ये भैया आप कर लो इसको एग्जीक्यूट। क्या करने के लिए? इनको सर्च करने के लिए, क्योंकि भैया किसने दिया आदेश? स्टेट गवर्नमेंट का आदेश है। क्या करने का? जब्त करने का। और जब्त तो तभी करोगे जब वस्तु आपके सामने होंगे। सामने पता कैसे लगेगा वस्तु कहाँ पर है? तो कोई व्यक्ति अपराध करने जा रहा है तो वैसे हमारे रोड पर रख देगा वस्तुओं को, कहने की दुका कर रखी होंगी। कैसे मिलेंगी? सर्च से मिलेंगी। सर्च वारंट हो रहा, फिर कौन करेगा? मजिस्ट्रेट साहब करेंगे। देखो ऐसी बात लिखी हुई है क्या? ध्यान से देखना है, हिंदी में पढ़ता हूँ। नहीं कह रहा कि जहां राज्य सरकार को प्रतीत होता, किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। ध्यान रखना कि किसी समाचार पत्र, पुस्तक या किसी दस्तावेज में, चाहे वह कहीं भी मुद्रित हुई हो, कोई ऐसी बात अंतर्विष्ट है जिसका प्रकाशन, जिसका पब्लिकेशन बीएनएस की धारा 152, 196, 97, 294, 295, 299 के अधीन दंडनीय है। जिसका पब्लिकेशन, वह राज्य सरकार ऐसी बात अंतर्विष्ट करने वाले समाचार पत्र के अंक की प्रत्येक प्रति का, ऐसी पुस्तक, अन्य दस्तावेज की प्रत्येक प्रति का सरकार के पक्ष में जब्त कर लिए जाने की घोषणा कर देगी। घोषणा अपनी राय के आधार पर कथन करते हुए अधिसूचना द्वारा कर सकेगी। कोई डाउट? और तब भारत में जहां भी वह मिले, कोई भी पुलिस अधिकारी उसे अभिग्रहित कर सकेगा। और कोई मजिस्ट्रेट उप निरीक्षक से एनिमिन पक्ति के किसी पुलिस अधिकारी को, उप निरीक्षक से, उप निरीक्षक का मतलब क्या है? सब इंस्पेक्टर अधिकारी को, किसी ऐसे परिसर में जहां ऐसे किसी अंक की प्रवृत्ति या कोई पुस्तक या न दस्तावेज है या उसके होने का उचित संदेह है, प्रवेश करने और उसके लिए तलाशी लेने के लिए वारंट द्वारा प्राधिकृत कर सकेगा। को डाउट? और भैया समाचार पत्र पुस्तक का मतलब क्या है जो इस एक्ट में डिफाइन है? कौन से में? प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट और बुक्स एक्ट 1867। और दस्तावेज में क्या क्या शामिल है? इंक्लूड्स एनी प्रिंटिंग, ड्राइंग और फोटोग्राफ। ठीक है, कोई डाउट? किसकी पावर है इसमें? स्टेट गवर्नमेंट की घोषणा करने की। जब यानी और मैं सर्च वारंट कौन करेगा? मजिस्ट्रेट। और किसको डायरेक्ट करेगा? किसको? सब इंस्पेक्टर को। सब इंस्पेक्टर वाली बात याद रखनी है, पूछी जाती है लगातार। 98 में कौन है? सब इंस्पेक्टर को ऑथराइज करेगा। कौन करेगा? मजिस्ट्रेट। घोषणा कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। अब एक बात और लिखी हुई है, जो इसमें सीज करेगा ना, सीज की जो पावर है, सीज की, वो तो कोई भी पुलिस अधिकारी कर देगा देखते ही सीज। अब वस्तु मिल गई जिसको फोरफीट करने की डिक्लेरेशन किसने की है? स्टेट गवर्नमेंट ने। और वो वस्तु मिल रही है तो कोई भी पुलिस अधिकारी सीज कर सकता है बगैर किसी को ऑथराइजेशन की जरूरत है नहीं। लेकिन वस्तु मिलनी है तो सर्च करनी पड़ेगी ना फिर। भाई एक तो यह कि वस्तु बगैर सर्च करे मिल गई तो कोई पुलिस अधिकारी सर्च सीज कर दो, और सर्च करनी पड़ रही है तो कौन करेगा वारंट? मजिस्ट्रेट जारी। और किसको डायरेक्ट होगा? सब इंस्पेक्टर को। देखो यार, आप सेक्शन नंबर 97 पे आओ। किसकी तीनों की पावर है। 97 में किन की पावर है? जो 100 में थी जिनकी। 97 में तीनों की पावर है। किन किन की? डीएम साहब की, डीएम फर्स्ट साहब की और एसडीएम साहब की। तीनों की पावर है ना? क्या पावर है देखो जरा। ये लग रहा है कि भैया कोई ऐसा स्थान है, किनको लगा है? सेक्शन नंबर क्या पढ़ रहे हैं हम? 97। देखो समझ लो जरा, धारा नंबर 97। आसानी है वैसे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ज्यादा। क्या है? ये डीएम साहब हैं और ये एसडीएम साहब हैं और ये भैया जेएम फर्स्ट साहब हैं। इनको ये लगा है कि ये जो प्लेस है ना, प्लेस, और प्लेस को डिफाइन किया हुआ है, बताया भी था मैंने। हाँ, प्लेस में क्या क्या शामिल है? कोई भी बिल्डिंग, कोई भी
हाँ टेंट और कोई भी वेजल, वेजल भी है, जलियान भी शामिल है इसमें, देख लेना उसको, है नहीं। ये प्लेस है, और भैया इस प्लेस किनको लग रहा है, इनको लग रहा है, ये रीजन टू बिलीव है इन तीनों को कि इस प्लेस में या तो कोई चुराई हुई संपत्ति है, चुराई हुई संपत्ति, ठीक है, नंबर एक। या फिर भैया कोई आपत्तिजनक वस्तु है, ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल है, क्या है, ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल। और ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल क्या है, ये तो बताया हुआ है क्लॉज नंबर 2 में या 3 में, ऑब्जेक्शनेबल, या तो कोई चुराई हुई वस्तु है, या क्या है फिर, ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल है। कहाँ पर है, इस प्लेस में है, किसमें है, इस प्लेस में है, देखो जरा क्लॉज नंबर 2 में देखो, ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल में कौन कौन क्या क्या चीज आ रही है, पहले यही देख लो। व्हाट इज ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल, आपत्तिजनक वस्तु में कौन कौन सी वस्तुएं शामिल हैं, ये आपको देख लेनी है, मोटा मोटा ऐसा क्वेश्चन आया था कभी कभी कि व्हाट इज ऑब्जेक्शनेबल थिंग्स या आर्टिकल्स। किनको लगा कि भैया इस प्लेस में या तो कोई चुराई हुई संपत्ति है, या और भी एक चीजें इसमें, या फिर क्या है, कोई ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल है, तो फिर भैया क्या करेंगे, ये कांस्टेबल, कम से कम कांस्टेबल शब्द है, याद देख लेना। यहाँ से क्वेश्चन आया था एक बार, तो मैं तो सोचा भी नहीं, मैं तो ये बता था कि सीआरपीसी में कांस्टेबल संबंध कोई प्रावधान ही नहीं है, कांस्टेबल को ऑथराइज किया हुआ ही नहीं है, ये सेक्शन है। कांस्टेबल की पक्ति से ऊपर, हाँ कांस्टेबल को नहीं, लेकिन शब्द कांस्टेबल ही आया है, नहीं पूछा जा सकता किससे ऊपर, कांस्टेबल से ऊपर, ठीक है। वो भी कांस्टेबल भी कौन है, नहीं हेड कांस्टेबल नहीं है, कांस्टेबल ही शब्द है, हाँ हो सकता है हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल से ऊपर को ऑथराइज कर देगा, डायरेक्ट कर देगा कि इसको क्या कर लो, इस स्थान को सर्च कर लो और देख लो कि हाँ इसमें कोई कुछ चुराई हुई वस्तु है या नहीं है, और भैया या कोई ऑब्जेक्शन आर्टिकल है या नहीं है। ठीक, आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत हार्ड चैप्टर है और सबको दवाई आ रही है तुम आधे लोगों को। है नहीं, तो ठीक ठाक चैप्टर है, मतलब ये ऐसा नहीं। और कल को मैं पूछूंगा आपसे, कल को आपका काम ये है कि आप मुझे बताओ कि वो 6 सर्कमस्टांसेस कौन कौन सी हैं, समन कब जारी होता है, समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट या अदर थिंग्स, ठीक है। और अभी और भी बातें हैं जिस समन से जोड़ के, या फिर अभी पूछूंगा कि भी समन मैं जैसे मैंने पढ़ाया, अगर उसका कोई कंप्लायंस नहीं करता क्या परिणाम होते हैं उसके, यानी और भी चीजें भी पढ़ेंगे कल को, इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे नो डाउट।